बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसका नाम है सुपर कंडक्टर्स। आप लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में जाना, नॉन कंडक्टर्स के बारे में भी जाना, सेमी कंडक्टर्स के बारे में भी जाना, लेकिन ये सुपर कंडक्टर्स क्या हैं? डेफिनेटली ये बात तो पता चल रही है कि ये कंडक्टर से भी कोई ऊपर की चीज है, लेकिन असल में सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप बुक में सुपर कंडक्टर का ये आर्टिकल देखें तो आप देखेंगे बुक ने किसी किस्म की कोई हेडिंग जो है वो नहीं डाली। तो बच्चों को ये आर्टिकल बावजूद इसके कि आता है लेकिन फिर भी उनको लिखने में बहुत मसला होता है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने पहले ही जितनी हेडिंग्स चाहिए इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए वो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया और बारी बारी में उनको आपके सामने लिखूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो चैप्टर नंबर 13 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो है रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आप लोग जानते हैं कि जब करंट जो है वो फ्लो करता है किसी भी वायर में से, तो रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना। यानी कि जिस तरह से रोड पर चलती गाड़ी को फ्रिक्शन रोक रही होती है, बिल्कुल उसी तरह से वायर में चलते करंट को जो रेजिस्टेंस रोक रही होती है। तो जिस तरह मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का काम है, बिल्कुल उसी तरह से रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिसिटी में काम है। अब ये रेजिस्टेंस किस वजह से है? अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इस रेजिस्टेंस की वजह इलेक्ट्रॉन और एटम्स ऑफ द लैटिस के दरमियान कोलिजन है। वो जो लैटिस के एटम्स हैं वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, लेकिन अपनी जगह पर वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन उनमें से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन उनसे टकराता है। जब इलेक्ट्रॉन उनसे बार बार टकराएगा, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा लैटिस का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो एटम्स है उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाएगी। जब उनकी वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको ज्यादा दफा टकराना पड़ेगा, और इस ज्यादा कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम लोगों ने सीखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मेटल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। अच्छा, यहां मैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों वर्ड्स यूज करूंगा। इसका असल डिफरेंस क्या है ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस किया था। यहां पर मैं इसमें फर्क नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं कह रहा था कि रेजिस्टेंस की वजह कोलिजन है, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास कोलिजन बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और अगर मैं इसके उल्ट सोचूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करने से जो एटम्स हैं लैटिस के, उनकी किनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी और उनकी वाइब्रेशन जो है वो कम होगी। जब वाइब्रेशन कम होगी तो टकराने के चांसेस, कोलिजन भी कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये काम करता जाऊं, मैं टेम्परेचर कम करता जाऊं जिसकी वजह से कोलिजन कम होगा और रेजिस्टेंस कम होगा, एक वक्त आएगा रेजिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी कि जीरो हो जाएगी। उस लम्हे जब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, हम कहते हैं चीज क्या बन गई है? सुपर कंडक्टर, यानी बेस्ट कंडक्टर। इससे ज्यादा कंडक्टर वो हो ही नहीं सकती। तो व्हाट इज अ सुपर कंडक्टर? सुपर कंडक्टर्स आर materials whose resistivity, जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? becomes zero, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, लिटरली जीरो। तो हम कहेंगे ये सुपर कंडक्टर्स बन गए। ठीक है जी। तो materials whose resistivity becomes zero below a certain temperature are called super कंडक्टर्स। इन्हें हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी? अब आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन कोलिजन, कोलिजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स, आप चाह रहे हैं रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। रेजिस्टेंस जीरो तब होगी जब कोलिजन नहीं होगा, और कोलिजन जीरो तब होगा जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां एक अजीब बात है कि हमारी मैथ्स तो यही कहती है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तब रेजिस्टेंस असल में 0 होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया
तो अभी 0 केल्विन से टेम्परेचर ज्यादा ही होता है तो रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो जाती है, जीरो हो जाती है। अजीब बात है, हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक, हमारे फार्मूला के मुताबिक रेजिस्टेंस जीरो होने के लिए टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए, लेकिन हकीकत में टेम्परेचर अभी 0 केल्विन से ऊपर ही होता है तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा कि देखिए मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। अब आप सोचेंगे कि अगर इसी तरह से टेम्परेचर कम करता जाऊंगा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी तो ये तो 0 पर आकर रेजिस्टेंस जीरो होगी, लेकिन मैंने देखा कि अभी हम 0 से पहले ही थे तो अचानक से रेजिस्टेंस जीरो हो गई। यानी ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टेंस जीरो होगी, ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर अचानक सडनली जीरो हो गई। मैं सडनली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ये ग्राफ सीधा आगे जाता जाएगा और यहां पर जब टेम्परेचर जीरो होगा तब रेजिस्टेंस भी जीरो होगी, लेकिन टेम्परेचर अभी जीरो नहीं था और रेजिस्टेंस जीरो हो गई। तो इसका मतलब मुझे सडनली कहना चाहिए, तो रेजिस्टिविटी ना सिर्फ डिसअपीयर हुई है बल्कि सडनली जीरो हो गई है, सडनली डिसअपीयर हो गई है, जहां मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वहां हो गई है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर वो सुपरकंडक्टर बन गया है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और इसको TC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर बिलो विच अ मटेरियल बिकम्स सुपरकंडक्टर। सिंपल बात। तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने अलग हेडिंग दी है, तो द टेम्परेचर बिलो विच a material becomes superconductor। तो वो टेम्परेचर जिस पर मटेरियल की रेजिस्टेंस सडनली डिसअपीयर हो जाए, अचानक से जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है। नाउ स्टूडेंट्स, अगली बात, अब आप यही सोच रहे होंगे अभी तक, ये सडनली डिसअपीयर किस वजह से होगी? ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से कोलिजन जीरो हो गया, हालांकि टेम्परेचर जीरो नहीं है। अगर टेम्परेचर जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्रिस्टल के जो एटम हैं वो कुछ ना कुछ वाइब्रेट तो कर रहे होंगे। तो अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ कोलिजन होगा, और अगर कुछ ना कुछ कोलिजन है तो रेजिस्टेंस कैसे जीरो हो सकती है? लेकिन हम लोगों ने देखा बात ऐसी ही है कि रेजिस्टेंस जीरो हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स, आप इसकी वजह जानने के लिए बेताब होंगे। प्रॉब्लम थोड़ा सा यह है कि इसकी वजह क्वांटम फिजिक्स की बड़ी डिफिकल्ट आर्टिकल से समझाई जाती है। अब वो आर्टिकल क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़े, इसकी एग्जैक्ट वजह तो अभी आप लोगों को नहीं बता सकते। उसकी पूरी थ्योरी है जिस पर हम बताते हैं कि सुपरकंडक्टर कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा आसान तरीके से बता देता हूं। लेकिन ये एग्जैक्ट वैसी चीज नहीं है जो असल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो अभी आप लोग समझ नहीं सकते। स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें कि ये मेरे पास वो क्रिस्टल है और उसके एटम्स में आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, इन एटम्स में, क्योंकि ये मेटल की क्रिस्टल है, इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे तो ये एटम से इलेक्ट्रॉन तो जुदा होगा, तो ये एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। अब स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से आता है, बहुत लो टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं, जब वो यहां से आएगा तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमारी जो क्रिस्टल लैटिस है वो कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट होगी। ऐसा सिर्फ बहुत लो टेम्परेचर पर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पर। जब क्रिस्टल इस तरह से डिस्टॉर्ट होगी तो आपने देखा वो एक दूसरे की तरफ आगे अट्रैक्ट होने की वजह से। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मजीद आगे जाएगा तो आप देखेंगे वो जो पॉजिटिव न्यूक्लिया है वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, और वो रिपेल करेंगे तो हमारे पास वहां से डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन वो डिस्टॉर्शन आगे जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा है वहां आ चुकी होगी। लेकिन वहां पर भी एटम इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे नहीं, क्योंकि जब वो उसके करीब आएंगे तो रिपल्शन वापस आ जाएगी और वो दोबारा दूर हो जाएंगे, लेकिन डिस्टॉर्शन आगे जा चुकी होगी। और इसको अगर मैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तौर पर दिखाऊं तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में से गुजरते हुए दिखाई देंगे।
क्रिस्टल में से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियाई कोलाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है, कुछ चीजें ऐसी सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं इस खास टेंपरेचर पर, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के करीब आते हैं न्यूक्लियस, उसी वक्त रिपल्सिव फोर्सेस भी डोमिनेट करती हैं और वो वापस चले जाते हैं। तो बगैर टकराए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से गुजरा है। ये सिंपल वर्जन है। असल में ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा। फिलहाल सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि रेजिस्टेंस कैसे जीरो हो गई, हालांकि टेम्परेचर तो जीरो नहीं हुआ, तो उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स। ये सिर्फ आप लोगों को जुबानी जानने के लिए है, आपकी इमेजिनेशन के लिए, इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, सुपर कंडक्टर्स हमारे लिए इतने इंटरेस्टिंग क्यों हैं? आप खुद सोचिए उसकी वजह क्या है। जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक रेजिस्टर है और मैं चाहता हूं इसमें से करंट पास करे, तो मुझे हर वक्त बैटरी लगा के रखनी पड़ती है, क्योंकि यही वो कंडीशन है जिसमें चार्जेस मुसलसल फ्लो कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने ये बैटरी हटा दी तो फौरन चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि रेजिस्टर का काम ही चार्जेस को अपोज करना है। लेकिन जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर सुपर कंडक्टर हो तो उसकी तो रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो जाएगी और आप बैटरी हटा भी दें तो भी आपके पास करंट का फ्लो चलता रहेगा। ये अमेजिंग बात है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप रोड की फ्रिक्शन खत्म कर दें तो फिर आपकी गाड़ी चलती रहेगी, और इसका मतलब है कि आपको पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी खुद ब खुद चलती रहेगी। बिल्कुल ऐसे यहां पर भी होगा। तो सुपर कंडक्टर्स इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, अगर ये हमारे पास हो तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो अपनी सेव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोग बेताब होंगे सुपर कंडक्टर की कुछ एग्जांपल समझने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला सुपर कंडक्टर जो है वो किसने डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट superconductor was discovered by, शख्स का नाम था कैमरलिन ऑन्स। ये शख्स का नाम था जिसने पहला सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया था। लेकिन कैसे? एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मरकरी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मरकरी का टेम्परेचर कम कर रहा था। अचानक से मरकरी की रेजिस्टेंस जीरो हो गई। तो वो मैं लिख भी देता हूं कि फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय कैमरलिन ऑन्स इन 1911 में ये डिस्कवर हुआ था, व्हेन resistivity of mercury suddenly disappear at 4.2 केल्विन। अच्छा, बहुत कम टेम्परेचर है 4.2 केल्विन, फिर भी 0 केल्विन से ऊपर ही है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि मरकरी जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 4.2 केल्विन है। तो मैं ये आपके सामने 3-4 एग्जांपल्स अलग करके लिख देता हूं, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए तो आप इनको इजीली एक्सप्लेन कर सकें। वो 4 एग्जांपल्स हैं मरकरी, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड। अब जैसे कि मैं बता चुका हूं, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर था 4.2 केल्विन। इसी तरह से एल्यूमिनियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो 1.18 केल्विन था, और टिन का क्रिटिकल टेम्परेचर था 3.72 केल्विन, और लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर था 7.2 केल्विन। तो स्टूडेंट्स, ये चारों एग्जांपल्स जो हैं ये आपकी बुक ने भी यहां पर डिस्कस की हुई हैं, और ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। अब स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स में से हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। पहले तो आपको मैं ये बताता चलूं कि जो एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिखी है वो सुपर कंडक्टर्स तो हैं, लेकिन जरा देखें वो किस टेम्परेचर पर जाकर सुपर कंडक्टर बन रही हैं। 4.2 केल्विन, 1.18 केल्विन, 3.72, यानी कि 0 केल्विन के बहुत करीब करीब।
क्या नॉर्मल रूटीन में इतना टेम्परेचर होता है? ये टेम्परेचर तो सिर्फ मैं बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस में लैब में ही अचीव कर सकता हूं। तो इसका मतलब सुपर कंडक्टर तो फिर सिर्फ लैब में ही बन सकते हैं, और जब वो लैब में बनेंगे तो फिर डेली लाइफ में उसका तो कोई यूज मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूं मेरे पास ऐसे सुपर कंडक्टर्स हो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर काफी ज्यादा हो, उन्हें हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, ताकि मैं उनको डेली लाइफ में भी तो यूज कर सकूं। लेकिन मैं किन सुपर कंडक्टर्स को हाई टेम्परेचर बोलूंगा? मुझे कोई बाउंड्री तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना, डिफाइन करना पड़ेगा कोई स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड क्या है? मैंने ये डिसाइड किया कि जिन सुपर कंडक्टर्स का क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज्यादा होना, उसको मैं कहूंगा ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। तो यही इनकी डेफिनेशन है। व्हाट आर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स? whose critical temperature is above 77 केल्विन। लेकिन आप पूछेंगे सर 77 केल्विन ही क्यों रखा? क्योंकि 77 केल्विन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको हम बहुत ठंडी चीज समझते थे, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो हमने उसी को स्टैंडर्ड बना दिया। तो ये भी मैं लिख देता हूं, is above 77 Kelvin, which is the boiling point of liquid nitrogen। तो ये है हमारे पास, मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो स्टूडेंट्स, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज्यादा होगा, उन्हें हम कहेंगे कि ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। ऑल्दो ये भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन फिर भी इनके मुकाबले में अगर आप देखें तो ये काफी ज्यादा टेम्परेचर बनता है। तो स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की क्या एग्जांपल्स हैं? यहां पर दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास, इन 1986 a new class of ceramic materials were discovered। एक नई सिरेमिक मटेरियल की एक नई क्लास डिस्कवर हुई जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 125 केल्विन तक था। तो in 1986 a new class of ceramic material were discovered whose critical temperature was above या about 125 केल्विन। अब 125 केल्विन के राउंड अबाउट अगर हो तो वो जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया 77 केल्विन, उससे तो ज्यादा ही हुआ। तो फिर वो सारी क्लास जो है, यानी इस क्लास से मुराद वो सारा ग्रुप, वो सारी फैमिली जो थी, जितने भी कंपाउंड्स थे, वो हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स में आ गए। अब मैं डिस्कस करूंगा एक सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और स्टूडेंट्स वो था एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन कंपाउंड था, known as yttrium barium कॉपर ऑक्साइड, ये इसका नाम था। इसका फार्मूला लिख देता हूं, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था और हमने देखा कि इट बिकम्स सुपर कंडक्टर, लिख देता हूं SC। SC स्टैंड फॉर सुपर कंडक्टर एट 163 केल्विन
और -110 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर देखें, ये कितने पर थे, 125 केल्विन तक था इनका क्रिटिकल टेम्परेचर। इस कंपाउंड को देखें तो ये 163 केल्विन तक इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी कि ये तो उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। और याद रखिएगा, जिस शख्स ने इस सुपर कंडक्टर को डिस्कवर किया था उस शख्स का नाम था प्रोफेसर याओ लियांज ली, आपकी बुक ने डिस्कस किया, और उसकी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये तो होगी एग्जांपल। पहले हम लोगों ने देखा सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, और हमारी जरूरत क्या है। हमारी जरूरत अभी भी पूरी नहीं हो रही। ये भी 163 केल्विन इनके मुकाबले में भले बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन आपके मुकाबले में, आपके रूम टेम्परेचर के मुकाबले में तो अभी भी बहुत कम है। तो हमारी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश है ना सुपर कंडक्टर डिस्कवर करने की, ना हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डिस्कवर करने की, बल्कि हमारी ख्वाहिश है रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। ऐसी सुपर कंडक्टर्स जो इस वक्त इस टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर रह सकें। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो ये एक रेवोल्यूशनरी डे होगा, एक इनकलाबी दिन होगा, और बहुत से ऐसे काम जो पहले इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में हम नहीं कर सके अब हम कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आखिरी चीज हम डिस्कस करेंगे और वो है सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशंस। लेकिन इससे पहले मैं सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशन बताऊं, सुपर कंडक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो डिस्कस करना जरूरी है स्टूडेंट्स, और वो ये प्रॉपर्टी है कि सुपर कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है कि ये मैग्नेट को रिपेल करते हैं। जब ये मैग्नेट को रिपेल करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? अगर मेरे पास एक सुपर कंडक्टर हो और उसको मैग्नेट के ऊपर रखूं तो ये मैग्नेट के ऊपर लेविटेट करेगा, वहीं पर ही रहेगा। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। और ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका फायदा हम उठाते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में। तो वो जो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स होती हैं वो ऐसी ट्रेन्स होती हैं जिनको हम मैग्नेट्स के ऊपर लेविटेट करते हैं 10 मिलीमीटर, वो ऊपर रहती हैं। जब वो टच ही नहीं करेंगी तो हमारे पास जैसे रोड फ्रिक्शन होती है ट्रेन्स में, वो तो खत्म हो जाएगी। और जब रोड फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी तो ऐसी ट्रेन्स बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ सकती हैं। तो एक फायदा सुपर कंडक्टर्स का क्या हुआ, ये कहां यूज होते हैं? मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में। और इसका फायदा कहां है स्टूडेंट्स? इसका फायदा है हमारे पास इसके अलावा एमआरआई में। एमआरआई एक टेक्निक होती है जो यूज करते हैं हम डिफरेंट प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए मेडिकल में। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूरा नाम है। एमआरआई मशीन कुछ इस तरह से दिखती है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने डिफरेंट फिल्म में या ड्रामों में आप लोगों ने देखा होगा इस मशीन को। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस मशीन के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो इनसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन लिखा भी होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके करीब नहीं जाना। तो स्टूडेंट्स, एमआरआई मशीन में भी यही यूज होते हैं। एमआरआई का पूरा नाम याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्मॉल बट पावरफुल मोटर्स, छोटी अगर हमने मोटर्स बनानी लेकिन बहुत पावरफुल बनानी है तो उसके लिए भी हम यहां पर यूज करते हैं सुपर कंडक्टर्स का। और लास्ट चीज जो आपकी बुक ने डिस्कस की है एप्लीकेशन के तौर पर, वो है फास्ट कंप्यूटर चिप्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से लिख दिया ताकि आप लोगों को अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक चीज पूछ ली जाती है तो आप उसका भी आंसर दे सके, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में कोई पूछ ले तो भी आप इसको पूरा लिख सकें। तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो खाली एप्लीकेशन पूछ सकता है, एग्जांपल्स पूछ सकता है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के बारे में पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।